हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज में जो न्यू बुक आई है उसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन। इसमें से हम लोग 50-50 करके देखते हैं। अभी हम बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप लोगों को पता है। फिर आप लोग जान गए क्या हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप एक बार आप लोगों का हाल चाल पूछ लो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। आंसर देने से पहले एक बात और सुन लीजिए। जो लोग नए हैं क्लास को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब क्यों करेंगे? ताकि बेल आइकन प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन समय समय पे पहुंचता रहे। ठीक है। टाइम क्लास का कब होता है? 10:40 है। और एक शाम को 5 PM पे क्या है, क्लास आता रहता है। 5 PM का क्लास कभी कभी ऐसा होता है, मेरे पीजी शेड्यूल होने की वजह से कभी कभी नहीं अपलोड हो पाता है, उसके लिए सॉरी। बट अक्सर ये होता है कि आपको क्लास मिलता ही मिलता है। क्लास को लाइक करते, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्यतः डैश 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 में समस्या संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन बी है लिखने से संबंधित है। ऑप्शन सी है चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन डी है श्रवण से संबंधित है, यानी सुनने से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया क्या होगा? अभी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी। याद करने का तरीका क्या है? ग्राफ मतलब क्या होता है? लिखना। क्या कहते हैं? ग्राफ, ग्राफ कर दो, ग्राफ बना दो। ठीक है। तो ग्राफ मतलब इस तरीके से आपको रिलेट करके रखिएगा कि हम ग्राफ बना रहे यानी लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये किससे संबंधित हो गया? लिखने से। इसी तरीके से होता है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर से आप जोड़ करके कैलकुलिया कर लेंगे। तो कैलकुलेटर से हम क्या जोड़ते हैं मैम? हम मैथ जोड़ते हैं। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय संबंधी विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी हो गया, डिस्प्रेसिया पढ़ने संबंधी हो गया। ये सारे क्या है? अक्षमता होते हैं। ठीक है, जो बच्चों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, अधिगम अयोग्यता निम्न में से किसी एक के अलावा हो सकती है। यानी किसके अलावा हो सकती है? अध्यापक के अध्ययन का तरीका, अध्यापन का तरीका यानी जो टीचर पढ़ा रहा उसका तरीका, गर्भावस्था में मदिरापान यानी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की माँ ने क्या कर लिया हो, ड्रिंक कर लिया हो, मानसिक विकलांगता। ऑप्शन बी क्या है? नवजात अवस्था में मस्तिष्कीय ज्वर, यानी जब बच्चा छोटा रहा हो तो क्या हो गया हो, उसे मस्तिष्क फीवर हो गया हो। इन सब में से क्या हो सकता है? किसके अलावा एक चीजें अधिगम क्षमता हो सकती है, योग्यता हो सकती है? तो आप कहोगे अध्यापक की अध्यापन का तरीका अगर छोड़ दिया जाए तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है? अधिगम अक्षमता हो सकती है। संवर्धन कार्यक्रम आवश्यकता है। ऑप्शन ए धीमा सीखने वाला। ऑप्शन बी प्रतिभाशाली। ऑप्शन सी औसत बालक। ऑप्शन डी शारीरिक विकलांग बालक। अब आप आंसर दीजिए। उसका आप चाहो तो इंग्लिश भी देख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन क्या है, कुछ थोड़ा टफ लग रहा है। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर नीड्स फॉर। अब यहाँ से एनरिचमेंट से आप अगर कुछ लगा पाओगे तो लगा लोगे, नहीं तो क्वेश्चन नया है। आप कहोगे मैम प्रतिभाशाली बालक इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक क्षीणकाय होते हैं। किसका अभिमत है? यानी यह किसी ने कहा है कि जो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं वो क्षीणकाय होते हैं। काय मतलब, काया मतलब शरीर हो गया और क्षीण मतलब कमजोर हो गया। यानी जो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं वो शरीर से कमजोर होते हैं। यह किसने कहा है? क्रेशनर ने कहा है। सॉरी, ऑप्शन बी है। बीनेट ने कहा है। ऑप्शन सी है। ल्यूसीटो ने कहा है। ऑप्शन डी है। पायले ने कहा है। आप आंसर दीजिए किसने कहा है? तो आप कहोगे मैम इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, आप कहो कि इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? क्रेशनर होगा। क्या होगा? क्रेशनर होगा। ठीक है। क्या होगा? क्रेशनर होगा। आपको कुछ याद करने का तरीका इसमें दे दे। बालक है और यहाँ प्रतिभा संपन्न बालक की बातें कही गई है और किसने कहा है?
तो आप कहोगे मैम बाल मतलब भी क्या होता है, केस होता है, और केस मतलब भी बाल होता है। बाल का अगर आप वो क्या कहते हैं पर्यायवाची याद करेंगे तो क्या होता है, उसमें चीपुर होता है, बाल होता है, सिरोरू होता है, बाल तो बाल होता ही है, ठीक है, कच होता है, तो ये सब क्या है, ये सब बाल के पर्यायवाची हैं। तो उसी तरीके से केस, अगर हम इस क्रेस को हटा दे केवल केस पढ़ लें तो केस क्या होता है, आप कहोगे मैम बाल होता है, ठीक है। ऐसे आप कुछ याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आप इधर आ जाओ। क्या है, बच्चों हेतु आवश्यक एवं मुफ्त शिक्षा के अधिकार संबंधी कानून जो कब आया, 2009 के अनुसार डैश 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 की उम्र के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि जो ये कानून जब आया था तो कितने से उम्र के बच्चे जो होंगे विकलांग होंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, मुफ्त शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। यानी ये सब विकलांग उपलांग तो एक कहानी है। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं उनको क्या होती है, गवर्नमेंट जो है मुफ्त में शिक्षा का अधिकार दिया गया है उन्हें। आप लोग जब डीपीएसपी पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे मैम सॉरी 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 सॉरी, विकलांग अगर दिया है तो इसका मतलब सही में है विकलांग बच्चों के लिए आर्टिकल अलग है, 6 से क्या होगा 18 होगा। लेकिन अगर यहाँ एक विकलांग शब्द केवल हटा दे तो इसका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ के रखिएगा। अगर विकलांग लगा दिया तो 6 to 18 हो जाएगा, और अगर विकलांग नहीं लगा है केवल बच्चे लगा है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 6 to 14 ईयर लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है, यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है, रोग विज्ञानात्मक सिद्धांत है, ऑप्शन बी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ऑप्शन सी है गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर डी है मात्रात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत है। अब अपना आंसर दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, आप अपना आंसर टाइप करिए। तब तक आप बता सकते हैं क्या होगा 6 का, आप कहोगे मैम गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत जो है क्या है, प्रतिभा संपन्नता का सिद्धांत है। ज्ञान प्रबोधिनी विद्यालय संबंधित है, ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक से, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक से, ऑप्शन सी अधिगम अयोग्य बालक से, ऑप्शन डी शारीरिक विकलांग बालक से। आप अपना आंसर दीजिए, आपका आंसर होगा ज्ञान प्रबोधिनी। तो आप कहोगे मैम हर जगह तो निगेटिव आंसर है, केवल एक जो विकल्प है केवल ऑप्शन बी प्रतिभा संपन्न बालक क्या होगा, ज्ञान प्रबोधिनी होगा, ठीक है, से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मानसिक दक्षता वाले बालक को प्रत्येक कदम पर सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है वो कितने से कितने बुद्धि लब्धता की कहे जाएंगे बालक, ऑप्शन ए है 52 से 67 बुद्धि लब्धता, ऑप्शन बी है 36 से 51 बुद्धि लब्धता, ऑप्शन सी है 20 से 35 बुद्धि लब्धता, और ऑप्शन डी है 20 से कम यानी लेस देन 20। अब आप आंसर दीजिए क्या होगा, 8 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम सॉरी, आप कहोगे मैम जो लेस देन 20 है यही क्या होगा, मानसिक दक्षता वाले बालकों को प्रत्येक कदम पर सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, ठीक है। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधी आप लोग उसमें पढ़ते होंगे जब आप सीटेट वगैरह टेट वगैरह की तैयारी करो तो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी क्या होता है, टीएसी क्या होता है, ये सारे टेस्ट हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन सुन लीजिए पहले, ऑप्शन बुद्धि लब्धता, ऑप्शन बी दृष्टिहीनता की सीमा, ऑप्शन सी बधिरता की सीमा यानी सुनने वाले संबंधी, ऑप्शन डी शारीरिक अयोग्यता। यह परीक्षण किसके लिए किया गया था, तो आप कहोगे मैम यह परीक्षण बुद्धि लब्धता से ही किया गया है। किसकी, जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, आप कहोगे मैम बैटरी लिखा बैटरी होगा, बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, तो बुद्धि लब्धता से संबंधित है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को देख लें, जहां कहीं भी कंफ्यूजन लगा हो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं। इधर आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 10, डाउन सिंड्रोम में
गुणसूत्रों की संख्या होती है। कितने ये सिंड्रोम वाले डिजीज कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम होता है, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है। ये सारे क्या हैं? ये जितने भी सिंड्रोम होते हैं ये कैसी बीमारी होती है? तो इनमें या तो गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है, यही होती है। तो क्या होता है? ये सारी बीमारियां जो सिंड्रोम से संबंधित होती हैं देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन डी है क्या है 48। आप आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेंगी कि घटेंगी? तो आप कहोगे इसमें पहले हमारे पास गुणसूत्र होते कितने हैं? तो हम लोगों के पास गुणसूत्र होते हैं 46 और पेयर में कितने होते हैं? पेयर में 23 होते हैं। तो 23 और 23 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? प्लस करोगे तो 46 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा मैम? डाउन सिंड्रोम इसका नाम तो है बट ये डाउन नहीं है, ये हाई हो जाता है। इसका आंसर क्या है? 47 होगा। ये आपको याद करने के लिए मैंने डाउन सिंड्रोम नाम ले लिया कि डाउन नहीं होता, ठीक है। तो डाउन क्या होगा? डाउन मतलब कम होना, लेकिन ये डाउन नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है। नॉर्मली व्यक्ति की गुणसूत्र कितनी होती है? 46 होती, लेकिन इसमें क्या होता है? 47 होता। अब आपको शायद ना भूले। क्वेश्चन नंबर 11, डैश 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 से अधिक निर्योग्यता बहरेपन का परिचायक होता है। यानी इतने से कम डेसिबल, डीबी का मतलब क्या होता है? डेसिबल। इसको ध्वनि को किसमें काउंट करते हैं? तो डेसिबल में मेजरमेंट करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। तो कितने से कम का डेसिबल होगा तो ये माना जाएगा कि अधिक बहरेपन का निर्योग्यता का परिचायक है। 0 डेसिबल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 14 डेसिबल, ऑप्शन सी है 60 डेसिबल, ऑप्शन डी है 90 डेसिबल। अब आप बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम जो 90 डेसिबल होता है इससे से अधिक होगा तो बहरेपन का परिचायक होता है। सामान्य जो होगा वो 40 होता है, ठीक है। 40 डेसिबल ठीक है, इतना नुकसानदायक नहीं होता है। रेखा, आकार, बनावट, नमूना, प्रकाश तथा स्थान ये क्या है? कलाओं की मौलिक तत्व है, कलाओं की सिद्धांत है, ए और बी दोनों है, कोई नहीं है। तो आप कहो कि मैम लाइन हो गया, फॉर्म हो गया, टेक्सचर हो गया, नमूना, प्रकाश, लाइट, स्थान जो भी है या तो कला के तत्व होंगे या तो कला के सिद्धांत होंगे। लेकिन मैम दोनों होने का सवाल ही नहीं है और कोई होने का तो एकदम नहीं सवाल होता है। तो आप बता दो 50-50 का गेम रह गया है। आपको दो में से केवल एक, आपको 50-50 आपकी लाइफ लाइन बची है। आप बता दो आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम बहुत ही इजी आंसर है। आप कहोगे मैम क्या है? कला के जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे होते हैं। कला के तत्व कितने होते हैं? तो आप कहोगे मैम कला के जो तत्व होंगे, कला के तत्व 7 होंगे। सिद्धांत कितने होंगे? सिद्धांत 5 होंगे। कौन कौन से सिद्धांत होंगे? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्या कह रहा है? धन को बढ़ाने के लिए क्या खरीदना चाहिए? बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट शेयर, अलमारी खरीदना चाहिए, मोटर खरीदना चाहिए, स्कूटर खरीदना चाहिए। आप बता दो क्या खरीदना चाहिए? आप कहोगे मैम अगर हमें धन को बढ़ाना है तो धन बढ़ाने में हम एक ऑप्शन यही दिख रहा है कि बैंक में एफडी करा लें, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट हम करा लें। तो इससे क्या होगा? अगर हम 5 लाख का अगर कराते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट तो हो सकता है 6-6.5 लाख रुपए तक लास्ट में मिल जाए। वो भी कब? ये नहीं कि आज जमा की कल मिल जाए। ये एक समय होता है, वो क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। इसका नाम ही है फिक्स्ड कि 10 साल के लिए आपको फिक्स्ड करना है। 10 साल के लिए आपके घर में किसी की डेथ हो जाती तो भी आप भूल जाओगे कि हाँ पैसा रखा है। भले ही मार्केट से आपको कर्जा लेना पड़े लेकिन आप इस पैसे को तो भूल ही जाओगे। और अगर हाँ मेच्योर होने से पहले आप तोड़ लेते हो इस एफडी को, अगर 10 ईयर पे पॉलिसी है और 10 ईयर से पहले आप 8 ईयर में ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है आपको ब्याज ना मिले। हो क्या सकता है शायद एकदम ना मिले, आखिर थोड़ा बहुत मिलता है आई थिंक, मतलब कंप्लीट श्योर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर है, ऑप्शन बी
कुकर्स है, ऑप्शन सी स्टोव है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है। आप कहोगे मैम स्टोव कुकर से सब कुछ नहीं होगा, इसका क्वेश्चन इजी, आप आगे निकल चलिए। रेफ्रिजरेटर है, आप एक आंसर देते चलिए। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप बता दोगे कि रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस भरा जाता है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15, देखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी प्रकाश की मात्रा, ऑप्शन सी विरोधी प्रभाव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस यानी प्रयुक्त सभी। आप आंसर दीजिए कि देखने की क्रिया को कौन प्रभावित करेगा, प्रकाश की तीव्रता करेगी कि प्रकाश की मात्रा करेगी कि विरोधी प्रकाश करेगा। यानी हमें विजिबिलिटी ना हो सही से तो क्या होगा, आप कहोगे मैम अगर बहुत तेजी से आपके आंख पे मैं टार्च लेकर के आऊं और यूं जला दूं तो आप क्या देख पाओगे, मैं नहीं देख पाऊंगी। तो ये सारे फैक्टर क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, भोजन वस्त्र और मकान संबंधी आवश्यकताएं कैसी आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए अनिवार्य आवश्यकता, ऑप्शन बी आरामदायक आवश्यकता, ऑप्शन सी विलासिता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आप कहोगे मैम रोटी कपड़ा और मकान ये कहा ही जाता है क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकता है, हमारी मूलभूत क्या है, हमारी मौलिक नीड होती है। क्या, रोटी वस्त्र और मकान। विलासिता का आप एक आध एग्जाम्पल देते चलो, तो विलासिता का एग्जाम्पल हो गया एसी हो गया और कार हो गया, ये सारी चीजें क्या है, विलासिता का है। और जो आरामदायक हो गया, वूलन कपड़ा हम सर्दी में पहनते वो आरामदायक हो गया, फर्नीचर वगैरह ये सब विलासिता में जाएंगे, चारपाई बेड वगैरह क्या है, ये सारी आरामदायक में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन फर्नीचर वर्गीकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन ए कीमत, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी शैली। प्रश्न का मतलब कितने लोग समझ गए कि अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हो तो उसमें से क्या वर्गीकरण का आधार नहीं है, यानी क्या नहीं हो सकता है। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इच्छा जो है ये नहीं कोई मैटर कर सकता कि हमारी इच्छा है हम फर्नीचर ले ले, इच्छा नहीं आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक सेकंड आप टाइम दीजिए, तब तक आप 18 का क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए। 18 क्या है, समय का, समय यंत्र का प्रकार नहीं है, समय यंत्र का प्रकार नहीं है। समय यंत्र का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए विश्राम काल, कार्यवक्र, ऑप्शन सी अत्यधिक कार्यभार, ऑप्शन डी थकान यानी फटीग। जो लोग ना देखे हो 10 मिनट के सीरीज में हमने थकान वाले को बहुत अच्छे से कर दिया है। ठीक है, जो भी चीजें थकान है, मानसिक थकान, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, हमने सबको अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। जो लोग ना देखे हो जाकर के देख सकते हो। अब इधर आ जाओ आप लोग, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा 18 का आंसर। तो आप कहोगे मैम 18 का आंसर हो जाएगा जो थकान होगा ये किसी भी प्रकार का समय मापक यंत्र नहीं है। ठीक है, बाकी विश्राम काल है, कार्यवक्र है और क्या है, अत्यधिक कार्यभार है। ठीक है, पीक लोड जिसे कहते हैं, इस तरीके का होता है ना, ये भी बेलाकार का होता है। किसी समय हमारे पास यहाँ इतना समय रहता है, फिर यहाँ रेस्ट होता है, ये सारी चीजें ना। सुबह क्या होता है पीक में एकदम काम होता है, फिर धीरे 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 काम क्या होता है, इस तरीके से ये भी कुछ काम की चीजें चलती हैं। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 19, डैश 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 ये बर्तन माइक्रोवेव में खाना पकाने या गर्म करने के लिए प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी पीतल। आप लोग जानते हो माइक्रोवेव में खाना बनता है तो नॉर्मल बर्तन उसमें हम नहीं रख सकते हैं, उसके लिए बर्तन भी आता है। तो कौन से बर्तन में रखते हैं, तो आप कहोगे मैम कांच के बर्तन में हम खाना रखते हैं माइक्रोवेव में होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जीवन बीमा का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है। ये आप लोग करेक्ट इनकरेक्ट है नहीं है, इसको आप लोग देखते चलोगे। ऑप्शन ए किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी आजीवन बीमा, ऑप्शन सी बंदोबस्ती बीमा, ऑप्शन डी संयुक्त बीमा। आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम बताएं जो किसान विकास पत्र है ये किसकी योजना है। तो आप कहोगे मैम
ये पोस्ट ऑफिस की योजना है, यानी डाकघर की योजना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एक बालक की शिक्षा डैश 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 निर्णयों का उदाहरण है। ऑप्शन ए परिणाम है, ऑप्शन बी समूह निर्णयों का उदाहरण है, ऑप्शन सी व्यक्ति निर्णयों का उदाहरण है, ऑप्शन डी तकनीकी निर्णयों का उदाहरण है। एक बालक की शिक्षा जो है वो किसका उदाहरण हो सकता है? तो आप कहोगे मैम एक बालक की एक बालक की शिक्षा जो है वो क्या हो सकती है? तकनीकी निर्णयों का उदाहरण हो सकती है। क्या हो सकती है? तकनीकी निर्णयों का उदाहरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन से भोजन उत्तम गुणवत्ता के प्रोटीन उपलब्ध कराते हैं? उत्तम गुणवत्ता का प्रोटीन कौन उपलब्ध कराएगा? मक्का, साबुत अनाज, जिलेटिन, अंडा। मक्के का प्रोटीन क्या होगा? जिन होता है। क्या होता है? जिन होता है। ये जिलेटिन क्या है? ये फलों में पाया जाने वाला प्रोटीन है, साबुत अनाज में और अंडे में। तो आप कहोगे मैम जब गुणवत्ता पूछ दिया वो भी अच्छी क्वालिटी का, तो इसमें से एक ही आंसर है जो नॉनवेज की तरफ जा रहा है, और ये होगा एग यानी अंडा। क्या होगा? एग यानी अंडा। ठीक है। आप इधर आ जाओ, इधर आप लोग आंसर देख सकते हैं। ये चीजें मैं धीरे धीरे कर दे रही हूँ, आप लोग देख लें। जिसको जरूरत हो वीडियो को, जैसे मैं धीरे कर रही हूँ तो यहाँ पे रोक करके भी देख सकता है। ठीक है। आप आ जाओ इधर। 50 क्वेश्चन से ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है तो मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, मैं स्कूल से छुट्टी लेकर बैठी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास ना अपसेंट हो जाए इसलिए मैं आप लोगों का वीडियो शूट कर लेती हूँ आधे घंटे का। फिलहाल मैं स्कूल से छुट्टी पे चल रही हूँ, कल से लेकिन मैं स्कूल जाऊंगी। एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज है, ऑप्शन बी है लैक्टोज है, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज है, ऑप्शन डी है सुक्रोज है। अब यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देख लें। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलो। एक मोनोसैकेराइड होता है, एक डाइसैकेराइड होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड मोनो में कौन कौन आता है? जी जी क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है। फिर डाइसैकेराइड में कौन आएगा? एस एम एल क्या हो गया मैम? सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या आएगा मैम? इसी बहाने आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, हेमीसेलुलोज हो जाएगा, पेक्टिन हो जाएगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? किसके थे? पॉलीसेकेराइड्स के। अब आप बता दो, आप कहोगे मैम जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होगा, ये फलों की शर्करा कही जाती है, सुक्रोज है इसको टेबल शुगर कहते हैं, घरेलू शर्करा कहते हैं, इसी को अपने घर की चीनी कहते हैं। ठीक है। ग्लूकोज जो है ये मरीजों को जो दिया जाता है वो ग्लूकोज है, और ये जो लैक्टोज है ये मैम मिल्क शर्करा होती है। क्या होती है? मिल्क शुगर होता है, और यही बच्चों में आसानी से पाचित होता है। कौन पाचित करता है? तो जो रेनिन नामक एंजाइम होता है ये क्या करता है? मिल्क को आसानी से पचा देता है। रेनिन क्या करता है? मिल्क को पहले फाड़ता है, और फाड़ करके क्या करता है? उसके प्रोटीन को वो थिक कर देता है। फिर वो क्या होता है? दही के फॉर्म में होता है, फिर दूध का डाइजेशन होता है। इसीलिए कहा जाता है वृद्धावस्था में जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको दूध की अपेक्षा दही देना चाहिए। दही आसानी से पच जाता है क्योंकि दूध दही बनेगा, फिर दही के बाद पाचन के रूप में पचता है, और दही ऑलरेडी आप पचा पचाया खाओगे बना बनाया, तो आपके डाइजेशन को कम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है क्या है? मतलब हमारे न्यूट्रिशन के हिसाब से अपूर्ण है। ठीक है। क्या है? पूर्णतः अपर्याप्त है, यानी पर्याप्त नहीं है। कौन सा डाइट होगा? मृदु भोजन होगा। इंग्लिश वाला भी इसमें हम दिखाएंगे आप लोगों को। इधर ऐसे कर ले रहे, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दे। क्या होगा? मृदु भोजन होगा यानी सॉफ्ट डाइट होगा। पूर्ण द्रव भोजन होगा यानी फुल लिक्विड डाइट होगा। स्पष्ट द्रव भोजन होगा यानी क्लियर फ्लूइड डाइट होगा। और इधर क्या है? नियमित भोजन यानी रेगुलर डाइट होगा। अब आप बता दीजिए क्या होगा इसमें से? आप कहोगे मैम इसमें से आंसर हो जाएगा, आप बता दो क्या होगा। हम तो बता ही देंगे, लेकिन आप लोग भी तो अपना आंसर दें।
आप कहोगे मैम जो क्लियर फ्लूइड डाइट होगा यानी स्पष्ट द्रव भोजन होगा यही होगा, ठीक है। और स्पष्ट द्रव भोजन में आएगा क्या, आप कहोगे मैम नारियल का पानी हो गया, और क्या हो गया, सूप हो गया, ये सारी चीजें क्या है, स्पष्ट द्रव भोजन में आएगा। इसमें चाय होगा तो चाय नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की एक विधि है, पनीर की, ऑप्शन बी पेय पदार्थ यानी बेवरेजेस की, ऑप्शन सी सब्जी यानी वेजिटेबल्स की, ऑप्शन डी दुग्ध यानी मिल्क की। अब आप अपना आंसर बताइए। आप कहोगे मैम पाश्चुरीकृत दुग्ध में ही होता है, किसमें होता है, मिल्क में होता है, मिल्क प्रिजर्वेशन के लिए हम कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, DWCRA क्या हो गया, DWCRA क्या है, ड्वाकरा है, क्या है, ड्वाकरा है। क्या क्रियान्वयन करती है, कौन करता है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद, और क्या है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप बता दो इसका क्रियान्वयन कौन करता है, ड्वाकरा का क्रियान्वयन कौन करता है, तो आप कहोगे मैम ड्वाकरा का क्रियान्वयन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया, निन हैदराबाद, निन का आप लोग फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन बी है CFRTI मैसूर, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप बताइए क्या होगा, इसका आप फुल फॉर्म बता चुके होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आप इसका बताइए आंसर क्या होगा, 27 का क्या होगा, 27 का आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, CFRTI, ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। सीबन जो बाह की गोलाई या योक पर सीवन के लिए अतिरिक्त वस्त्र पर दबाव देकर स्थूलता को कम किया जाता है, क्या कहलाएगा, ओवरकास्ट सीम कहेंगे, जिगजैग कहेंगे, ठीक है, एज स्टिच कहेंगे, और एज डबल स्टिच कहेंगे। आप इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, सिलाई बुलाई से आ गया है यानी टेक्सटाइल से क्वेश्चन पूछ लिया है। आप बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम 28 का हो जाएगा, क्या होगा, ओवरकास्ट सिम होगा, क्या होगा, ओवरकास्ट सिम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा उपयोग टक्स का परिधान निर्माण में नहीं किया जाता, ये परिधान होगा न कि थान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है परिधान को आकार प्रदान करने में, ऑप्शन बी है स्थूलता को कम करने में, ऑप्शन सी है सजावटी परिसज्जा के रूप में, ऑप्शन डी है दो वस्त्रों को जोड़ने में। आप बताते क्या होगा, आप कहोगे मैम इसका आंसर हम लोग को सोचने के लिए टाइम दीजिए, हमने कहा ठीक है। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, क्या नहीं करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जिन्हें स्कैपल्ड टक्स भी कहा जाता है, किसे किसे स्कैपल्ड टक्स भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है डार्ट टक्स, ऑप्शन बी है सेल टक्स, ऑप्शन सी है क्रोस टक्स, ऑप्शन डी है घुमावदार टक्स। क्वेश्चन इसमें बहुत टफ दे रखा है, जो क्वेश्चन कभी सुना भी ना हो तो आप कहोगे मैम इसमें होगा शेल टक्स, क्या होगा, सेल टक्स को हम स्कैल्प्ड टक्स भी कहते हैं। मोटे वस्त्रों में चुन्नटों के लिए आवश्यक न्यूनतम कपड़े की चौड़ाई चाही गई चुन्नटों की चौड़ाई की कितनी होनी चाहिए। एक बार फिर से प्रश्न पूछिए, पढ़िए। मोटे वस्त्रों में चुन्नटों के लिए आवश्यक न्यूनतम कपड़े की चौड़ाई चाही गई चुन्नटों की चौड़ाई की कितनी होती है, यानी मोटा कपड़ा है उसमें हमें चुन्नट देना है तो कम से कम कपड़े की कितने चुन्नट की हमें आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे मैम इसमें होगा 1.5 गुना कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने की, 1.5 गुने की आवश्यकता होती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, महीन वस्त्रों में चुन्नटों के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता चाही गई चुन्नटों की चौड़ाई की होनी चाहिए। ऊपर मोटा कपड़ा दिया था, प्रश्न सेम था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे महीन कपड़ा दे दिया है, बस यही केवल शब्दों को हेर फेर कर दिया गया है। ऑप्शन ए है 5 बार, ऑप्शन बी है 4 बार, ऑप्शन सी है 3 बार, ऑप्शन डी है 2 बार। आप अपना आंसर दीजिए। आप आंसर दोगे, कहोगे मैम 4 बार। चौड़ाई की कितनी होनी चाहिए, 4 बार यानी चौगुना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, डैश 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 कपड़ों की सजावटी प्रकृति और उपस्थित के अन्य प्रकार सौंदर्य अनुभवों को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है अलंकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रोजेक्शन सिद्धांत, ऑप्शन सी है विनय सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतर्ज्ञान सिद्धांत। क्वेश्चन वाकई काफी टफ दिया गया है, लेकिन ठीक है। इसमें क्या होगा, आप कहोगे मैम अलंकरण सिद्धांत जो होगा ये क्या होगा। अलंकरण मतलब ही क्या होता है, सजाना होता है। अलंकार मतलब क्या होता है, गहना होता है, सजावट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अलंकरण सिद्धांत। 34 का आंसर है, हमें सीएडी से क्या मतलब है, यानी इसके कहने का मतलब है सीएडी क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय सीएडी, यानी सीएडी का तात्पर्य क्या है। सीएडी का मतलब क्या है, कंप्यूटर एडेड डेकोरेशन, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कॉमन एडेड डिजाइन, नन ऑफ दीज, यानी कोई नहीं। आप आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसका मतलब होगा किसका, सीएडी का, ठीक है। किसका, सीएडी का। टॉप स्टिच सीवन वस्त्र में बढ़ाती है, क्या बढ़ाएगी। ऑप्शन ए मजबूती, ऑप्शन बी सजावट, ऑप्शन सी ए और 2, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टॉप स्टिच जो होगी वो सीवन वस्त्र में क्या करेगी, क्या बढ़ाएगी, सजावटी बढ़ाएगी कि मजबूती। आप इतना बस पकड़ लोगे कि टॉप स्टिच क्या है, स्टिच क्या होगी, बस उतने में इसका आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो आप कहोगे मैम सजावटी भी होगी और मजबूती भी होगी, ठीक है। क्या होगी, सजावटी भी होगा और मजबूती भी मिलेगी। क्यों, क्योंकि स्टिच मतलब क्या होता है, कढ़ाई होता है और सिलाई होता है, ठीक है। तो कढ़ाई हो जाएगी तो कपड़ा मजबूत हो जाएगा, सुंदर भी दिखेगा। इधर आ जाओ, क्या है, कॉन्टिन्यूअस बाउंड ब्लैंकेट, बाउंड ब्लैंकेट फेड्स एवं जीपर ब्लैंकेट उदाहरण है। और प्रत्यक्ष ब्लैंकेट के, दोनों के, इनमें से किसी के भी नहीं। आप आंसर दीजिए, जल्दी करिए, फटाफट 50 क्वेश्चन खत्म करिए, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। 36 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, अप्रत्यक्ष ब्लैंकेट का क्या है, उदाहरण है। परिधान को पहनने व उतारने को आसान बनाने के लिए निर्मित किए जाते हैं। ऑप्शन ए सीवन, ऑप्शन बी ब्लैंकेट, ऑप्शन सी प्लीट्स, ऑप्शन डी कोई नहीं। आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स किसको कहते हैं, जो बटन की पट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंकेट कहते हैं, ठीक है। 38 का आंसर क्या होगा, डैश 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 को 2 पीस ब्लैंकेट भी कहते हैं, यानी किसको हम 2 पीस ब्लैंकेट कहेंगे। ऑप्शन ए बाउंड को, ऑप्शन बी फेसेट ब्लैंकेट को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। आप बता दीजिए 38 का क्या आंसर होगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, यानी दोनों को, ठीक है। ऑप्शन 39 क्या है, यह कढ़ाई जो आमतौर पर फूल के केंद्र पर की जाती है उसे क्या कहते हैं, फेदर कढ़ाई। ऑप्शन बी है फ्रेंच गांठ, ऑप्शन सी है फ्लाई कढ़ाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब इसका आंसर क्या होगा, आप बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे मैम जो फूल केंद्र पर की जाती है कढ़ाई उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंच गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंच गांठ कहते हैं। 14 नंबर, अब हम लोग अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। सिलाई का उपयोग फूलों की पंखुड़ियों को बनाने के लिए किया जाता है, कौन सी सिलाई होगी। ऑप्शन ए लेडी डेजी,
ऑप्शन बी फेदर, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर आप दे दीजिए। आप कहोगे मैम फूलों की पंखुड़ियों को जब बनाने के लिए सिलाई हम करेंगे तो लेडी डेजी क्या होती है, इस तरीके की ऐसे तिरछी तिरछी जो सिलाई कढ़ाई होती है उसे लेडी डेजी कहते हैं। कॉस्ट्यूम शब्द किससे लिया गया है? ऑप्शन ए है ग्रीक शब्द से, ऑप्शन बी है लैटिन से, ऑप्शन सी है फ्रेंच से, ऑप्शन डी है इनमें से किसी से भी नहीं। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसका आंसर होगा जो कॉस्ट्यूम शब्द है तो फ्रेंच शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच शब्द से लिया गया है। कपड़ों के सिद्धांत हैं क्या है? ऑप्शन ए है 4 है, ऑप्शन बी है 5 है, ऑप्शन सी है 3 है, ऑप्शन डी है 2 है। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा और आप कमेंट बॉक्स में सिद्धांत का नाम भी लिख दीजिएगा। आप कहोगे मैम 42 का ए होगा 4 होगा। कौन कौन से सिद्धांत हैं आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग पूरा वीडियो खत्म हो गया लेकिन एक बार किसी ने नहीं कहा कि मैम एक बार कह दीजिए। क्लास को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए एंड शेयर करने के लिए, ठीक है। क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक। निम्नलिखित में से एक जल वायवी कारक है। ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी ए और बी। आप कहो कि मैम ये कहाँ से क्वेश्चन आया? तो हम लोगों में पॉल्यूशन भी चैप्टर होता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें से क्वेश्चन बनता रहता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा? ए एवं बी यानी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों मिलकर के बरसात कराने वाले कारक या फैक्टर माने जाते हैं। पारिस्थितिकी पद परिभाषित किया था, यानी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? आप कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट से, तो इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए क्या होगा? ओडम है। अरे ऑप्शन नंबर ए ओडम है, ऑप्शन नंबर बी हैकल है, ऑप्शन सी टेंसले है, ऑप्शन डी पीडी शर्मा है। किन्होंने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, पारिस्थितिकी पद प्रस्तावित किया था या शब्द प्रस्तावित किया था? तो आप कहोगे मैम जो एजी टांसले होते हैं इन्होंने क्या किया था? नहीं सॉरी, इसमें किसका नाम दे रहा है? हैकल दे रहा है। हैकल इसका आंसर होगा। क्या होगा? हैकल देगा। आप लोग ये बताइएगा एजी टांसले क्या किए थे, ठीक है। जीवमंडल सम्मिलित करता है। एक जीवमंडल में कौन कौन लोग आएंगे? ऑप्शन ए तालाब आएगा, ऑप्शन बी वन आएगा, ऑप्शन सी खेत आएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। जीवमंडल में क्या क्या सम्मिलित है? जीवमंडल में कौन कौन से चीज को मिलाकर के जीवमंडल कहा जाएगा? आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें जो होगा सबको मिलाकर के जीवमंडल हम कहेंगे, ठीक है। क्या है? यहाँ पे हर जगह जीव निवास करते हैं। तालाब में भी कीड़े मकोड़े होते हैं, खेत में भी होते हैं और यहाँ वन में भी। तो इस तरीके से लेकर के जीवमंडल है जो वो सब में होता है। बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर शब्द शायद आप लोग देखे होते तो बता चुके होते। यहाँ इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? पारिस्थितिकी का देखो टर्म ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। पारिस्थितिकी पद यानी इकोलॉजी, तो यहाँ भी ठीक है। खैर आप लोग इसे देख लो। अब हम निकल चलते हैं इधर। हमको 50 क्वेश्चन ही केवल करना है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित करता है किसको किसको? ऑप्शन ए हरे पौधे मात्र को, ऑप्शन बी जंतु मात्र को, ऑप्शन सी एवं बी दोनों को, ऑप्शन डी हरे पौधे जंतु तथा अपघटक को। तो जहां मात्र केवल शब्द लग जाए तो 99% क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस हो जाते हैं। आप कहोगे मैम सबसे बेस्ट आंसर होगा हरे पौधे जंतु तथा अपघटक जो होते हैं। अपघटक कौन होते हैं? कौन होंगे? कवक होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ये सब क्या है? अपघटक के कार्य करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रॉफिक स्तर है। ट्रॉफिक स्तर क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, खाद्य श्रृंखला का भाग है। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी की प्रतिस्थिति है। ऑप्शन डी खाद्य जाल का भाग है। खाद्य जाल यानी फूड पिरामिड, ठीक है। ऐसा नहीं होता पहले आप क्या होगा
उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता होगा, इस तरीके से, फिर या जीव जंतु, फिर या चिड़िया, लास्ट में इस तरीके से क्या होता है, ये फूड पिरामिड होता है। आप बता दो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 47 का। तो 47 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, खाद्य श्रृंखला का भाग जो है ट्रॉफिक स्तर होता है। ठीक। 48 क्या है, आरबीसी में क्या नहीं होता। मैं कई बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड होते हैं। ठीक है। आरबीसी में क्या नहीं होगा, तो आप कहोगे मैम आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, जिसके कलर से, जिसकी वजह से कलर रेड होता है ब्लड का। पानी तो होता ही है, प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा कितना होता है, 90 से 92% प्लाज्मा होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। लेकिन जो केंद्रक होता है, केंद्रक आरबीसी में नहीं होता है। आरबीसी केंद्रक विहीन होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया, इन दोनों में क्या होते हैं, केंद्रक होता है। ये क्या होते हैं, केंद्रक युक्त होते हैं। आरबीसी क्या है, केंद्रक विहीन है। आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, 100 से 120 दिन। ठीक है, कितना होगा, 100 से 120 दिन। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए टीका लगाते हैं। टीपीटी का टीका लगाते हैं, बीसीजी का टीका लगाते हैं, वायरस वैक्सीन लगाते हैं। इनमें से कोई नहीं। पहले तो बीसीजी का फुल फॉर्म जान लो, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। टीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। इसमें से आंसर क्या होगा, बीसीजी यानी बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। ऑप्शन ए लाइपेज है, ऑप्शन बी 6 फुट, ऑप्शन बी है 6 मीटर, ऑप्शन सी है 22 फुट, ऑप्शन डी है 12 मीटर। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं छोटी आंत का पार्ट आप लोग को बताते चलूँ। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की आप कहो कि मैम पार्ट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन होगा, डेडूनम, जेजोलम, डीजेआई। ठीक है, डीजेआई इसका ट्रिक है, क्या आप याद करोगे, डीजीआई कहाँ आई मैम, छोटी के घर। कौन आया, डीजीआई। ठीक है, कौन आया, डीजीआई किसके घर आए मैम, छोटी के घर आए। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लोगे। तो डीजीआई का मतलब क्या हुआ, एक का हो गया डेडोनम, जेजुनम और इलियम। ये क्या है, छोटी आंत के भाग है। और ये ऐसे ही नहीं, ये क्रम से भी दिया गया है, जो देता है डिसेंडिंग आर्डर लगाओ, तो क्रम से भी यही है। क्रम वाइज पहले क्या होगा, डेडोनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ठीक है, तो डीजेआई ये क्रम से है। किसका भाग है, आप कहोगे मैम छोटी आंत के भाग हैं। अब इसका बता दो क्या होगा, आप कहोगे मैम इसकी लंबाई होती है 22 फीट होती है। कितनी होती है, 22 फीट इसकी लंबाई होती है। कितनी होगी, 22 फीट इसकी लंबाई होगी। आप कहोगे मैम छोटी आंत लंबी है। ठीक है, तब इसको क्या कहा जा रहा है, इसको छोटी आंत कहा जा रहा है। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई तो शायद 5 या 6 फीट होती है, तो मैम उसको क्यों बड़ी आंत कहा जाता है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप कहोगे मैम इस तरीके का कुछ हम लोगों के यहाँ क्या है, ऐसे कुछ करके, एक सेकेंड, ऐसे कुछ हम छोटी आंत केवल बना रहे हैं, ऐसे छोटी आंत होता है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके क्या होता है, बड़ी आंत होता है कि नहीं होता है। आप कहोगे जी मैम होता है। तो जो चौड़ाई की वजह से क्या होता है, जो इसका ये चौड़ाई है, ये क्या है, इस तरीके से जो बड़ी आंत ये जो बन रही है, इस चौड़ाई की वजह से क्या होती है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई बड़ी ना होती है, केवल ये चौड़ाई की वजह से क्या होता है, इसको बड़ी आंत कहा जाता है। ठीक है, यूनिसेफ की स्थापना का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी में, ऑप्शन सी जेनेवा में, ऑप्शन डी नैरोबी में। आप बता दो, तब तक मैं आप लोग को बताते चलूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। मैम यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिसेफ, SEF ही होगा। यस, यूनिसेफ शायद सही है ना। क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी इंटरनेशनल
चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा एक बार फिर से सुन लो, यूनाइटेड यूनिसेफ एस इमरजेंसी ना, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये क्या है, यूनिसेफ की स्पेलिंग है यार, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। स्थापना आप लोग जान लिए। अब इसका मुख्यालय भी बता दो कहाँ है। आप कहोगे मैम इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। जेनेवा में क्या है मैम, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। कलाई की अस्थियाँ कहलाती हैं। अब बता दो कलाई की अस्थियाँ क्या कहलाती हैं। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दे दो, तब तक आप अपना आंसर बताते चलें। आप अपना आंसर बताते चलें कि कलाई की हड्डी का क्या नाम है। तब तक मैं 1 सेकंड का टाइम आपसे मांगी हूँ। मेरा एक काम मैं भी कर लूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ। पूरे हाथ की हड्डियों को मैं बता दे रही हूँ, धीरे धीरे एक्सप्लेन करना मैं शुरू करूँगी, क्योंकि तबीयत में मेरे थोड़े थोड़े सुधार हो रहा है। अब आप कहोगे मैम कलाई की जो अस्थि है, इसका ऑप्शन ए ह्यूमरस है, ऑप्शन बी है रेडियस है, ऑप्शन सी है अल्ना है, ऑप्शन डी है कार्पल्स है। मैं यहाँ पे पूरा ही पूरा हाथ बना दे रही हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, क्या करना हम लोग को, कौन सा कलाकारी करनी है। ये हाथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये मैं ऐसे ऊपर घुटना भी बना दे रही हूँ। आप कहोगे मैम हाथ तो बहुत छोटा है, चलिए ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 2 हड्डी हो गई, ठीक है। और ये जो है 1 2 3 4, और यहाँ वाली हड्डी क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। ये आप कहोगे 5 हड्डी ये हो गई, ठीक है। और यहाँ ऐसे कलाई में हड्डी हो गई, और यहाँ पे 1 हड्डी हो गई। अब इन सब का हम नाम बताएंगे। ये हड्डी को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ह्यूमरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे, ठीक है। ह्यूमरस है। ये क्या है, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस है। ये क्या है, अल्ना है। क्या है, अल्ना है, अल्ना, ठीक है। अल्ना है, अंदर की तरफ अल्ना होता है, बाहर की तरफ रेडियस होता है। और ये जो उंगलियों की ये उंगलियों की जो हड्डी है, जो उंगलियों में हड्डी है, ये क्या है, फैलेंजेज कहलाती है। क्या कहलाती है, फैलेंजेज कहलाती है, ठीक है। और ये जो 5 हड्डियां हैं, इसको क्या हम कहते हैं, तो आप कहोगे मैम इसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं इसको, मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, मेटा, पेन नहीं लिए हम हाथ से लिख रहे हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्या, मेटाकार्पल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो कलाई की हड्डी हो गई, इसमें कितनी हड्डी होती हैं, इसमें छोटी छोटी 8 हड्डी होती है, शायद 8 हड्डी, एक बार आप लोग चेक करिएगा। पता नहीं क्यों मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, 6 होती है कि 8 होती है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या मैं सही बता रही हूँ। आई थिंक 8 ही होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार 6 पे जा रहा है। तो इस हड्डी को क्या कहेंगे, आप कहोगे मैम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। कौ से कलाई, कौ से कार्पल्स। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि मैम हाथ की आपने सारी हड्डियों को बता दिया। एक बार फिर से सुनते चलो। उंगली की हड्डी को फैलेंजेज कहते हैं। ये जो 5 हड्डियां जुड़ी होती है, जो हथेली की होती हैं, इसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और ये जो कलाई की जो हड्डी होती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मणिबंध कहते हैं। मणिबंध को इंग्लिश में हम कार्पल्स कहते हैं। एक हड्डी यहाँ पे जो होती है, बाहर की रेडियस होती है, अंदर की अल्ना होती है। और से अंदर, और से अल्ना, ऐसे आप कुछ याद करते चलो। और जो यहाँ की मोटी हड्डी होती है, इसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। ये हमारे हड्डियों का क्या हो गया, बोन हो गए, ठीक है। हाथ की हड्डियों की बोन हो गए। अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे बढ़ चलो। इतने में ही तो मेरा गला ख़राब होने लगा, ठीक है। बहुत बात ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। 54 का क्या होगा, सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसका घोषणा पत्र में रखा गया था। किसके घोषणा पत्र में, ये किसका मैनिफेस्टो था। ऑप्शन ए है लंदन कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी है अल्मा आटा सम्मेलन, और क्या है पेरिस सम्मेलन, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क सम्मेलन। ये किस सम्मेलन में घोषणा किया गया था, किसका क्या कहते हैं इसको, मैनिफेस्टो था, किसके में ये बात कही गई थी। तो आप कहोगे मैम जो 54 है, इसका आंसर हो जाएगा अल्मा आटा सम्मेलन में ये घोषणा किया गया था। दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए इनेमल है, ऑप्शन बी डेंटाइन है, ऑप्शन सी टूथ है, ऑप्शन डी क्राउन है। तब तक आप लोग आंसर बताइए। मैं दंत सूत्र बता दे रही हूँ। दंत सूत्र क्या होता है, 21 23 बटा 21 23
गुणे 2 आप निकालोगे 32 हो जाएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, फिर क्या हो गया? मोलर हो गया। ठीक है, ये क्या है? दांत के प्रकार हैं। मैम बच्चों के दांत के प्रकार सूत्र बता दीजिए। तो बच्चों का दांत का सूत्र है 21/03 फिर क्या है बटा 21/03 गुणे 2। आप कहोगे मैम इनमें क्या एब्सेंट होता है? तो ये इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया। इनमें जो प्रीमोलर होता है यानी पीएम वाला दांत जो होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। इनका हिंदी में भी नाम सुनते चलिए, कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क, चमड़क। क्या हो गया? कृंतक, रदनक, अग्र चमड़क, चमड़क। ये क्या है? दांत के प्रकार थे, दांत के सूत्र थे। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनको अस्थायी दांत कहा जाता है, छीर के दांत कहा जाता है। अब आप अपना आंसर दीजिए। आपका आंसर 55 का आ चुका होगा। आप कहोगे मैम ऊपरी जो कठोर परत होती क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते चलें और एक बार क्लास को शेयर कर दे सारे लोग। 56 का आंसर है, प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO कहते हैं, क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1978। आप अपना आंसर दीजिए। WHO का स्थापना कब हुआ था? आप लोग हर प्रैक्टिस सेट में मैं बताते चलती हूँ। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। इसका आंसर होगा मैम 1978 को। कब मनाया गया था टीकाकरण? 1978 को टीकाकरण शुरू किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेष रक्त कोशिका इम्यून सिस्टम का बड़ा घटक है? इम्यून सिस्टम यानी पहले ऑप्शन सुन लो, इरेथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज़, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। आप इधर आ जाओ। आप कहोगे मैम ये जो लिम्फोसाइट्स है ये WBC का भाग है। एंटीबॉडीज़ क्या है? ये भी WBC में होता है। इरिथ्रोसाइट हम RBC को कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स हम RBC को कहते हैं। तो मैम WBC ही क्या करता है? हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो WBC ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी लिम्फोसाइट्स क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। WBC में क्या क्या पाया जाता है? तो आप कहोगे मैम WBC का जीवन काल होता है 3 से लेकर 5 दिन होता है। कितने दिन होता है? 3 से लेकर 5 दिन होता है। मैम संख्या में कितना होता है? तो संख्या में कितना होता है? 5000 से नहीं, संख्या में कितना होता है? 6000 तक होता है। कितने से 6000 होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे भूल चुका है। एक बार मुझे रिवाइज करना पड़ेगा कितने से कितना होता है। ठीक है, 6000 से लेकर शायद 10,000 संख्या में होता है क्या? और इसमें केंद्रक रहित नहीं, केंद्रक सहित होता है। इसमें केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा RBC की संख्या कितनी होती है WBC की। 58 का आंसर दीजिए। परकिंजे या पुरकिंजे इस तरीके से भी लिखा जाता है। पुरकिंजे तंतु कहाँ होते हैं? हमारे शरीर में ही होते हैं, बट कहाँ होते हैं? ऑप्शन ए है हार्ट में होते हैं, ऑप्शन बी है वृक्क के नेफ्रॉन में होते हैं। ये वृक्क क्या है? किडनी है, और किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। त्वचा यानी स्किन में होता है। ये तंतु जो पुरकिंजे के तंतु हैं कहाँ होते हैं? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप आंसर दीजिए। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सीधे सीधे आगे निकल जाऊँगी। आप कहोगे मैम हार्ट में होता है। कहाँ होता है? हार्ट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? अब बताओ, मैंने तो अभी बता दिया, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है बोमेन कैप्सूल है, ऑप्शन बी है मैलपीजियन या मैलपीगियन भी होता है, कार्पल्स, ऑप्शन सी है पिरामिड, ऑप्शन डी है नेफ्रॉन। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि क्या होगा। आप अपना आंसर दे रहे होंगे। क्या दे रहे हैं कि मैम आप बता चुकी हैं। जो वृक्क होती है, जो किडनी होता है, उसकी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक, 1 सेकंड देखें किसका फ़ोन आ रहा है। हम लोग किस प्रश्न का आंसर दे रहे थे? फ़ोन आ गया, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। तो आप कहोगे मैम ये तो आंसर हो गया था। ये क्या है?
पुरकिंजे वाला हो गया था, ये नीचे भी हो गया था। तो आप कहोगे मैम क्या था, नेफ्रॉन जो है क्या है, इसकी कार्यात्मक इकाई है किसकी, ब्रेक की, ब्रेक यानी किडनी की। ठीक है, मनुष्य के 60 का आंसर दीजिए आप लोग। मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ उपस्थित होती हैं? तो आप कहोगे मैम मनुष्य के क्रेनियम में ऑप्शन ए है 8 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन बी है 10 हड्डी होती है, ऑप्शन सी है 12 होती है, ऑप्शन डी है 16 होती है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए क्या होगा, हमें आपके आंसर का इंतज़ार है। आप कहोगे मैम क्रेनियम में यानी कपाल में हमारे कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 8 हड्डी होती है। कपाल यानी जो खोपड़ी होती है इसमें, ठीक, खोपड़ी मत समझ ले, खोपड़ी में तो 29 हड्डी होती है। ठीक है, कपाल मतलब सिर में। ठीक है, केवल क्या है ये खोपड़ी में क्या क्या होती है, पैराइटल होती है, फ्रंटल होती है, ये सब क्या है, इस हड्डियों के नाम है। ठीक है, 61 का आंसर दीजिए। मासिक धर्म के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर रुधिर में होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है, तो आप कहोगे मैम हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, तो फीमेल हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है। ऑप्शन ए है निम्न स्तर होता है, ऑप्शन बी है सामान्य होता है, ऑप्शन सी है उच्च यानी हाई स्तर होता है, ऑप्शन डी है अति उच्च स्तर होता है। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है इसका स्तर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आप कहोगे मैम मासिक धर्म के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर होता है रुधिर में क्या होता है, अति उच्च होता है यानी हाई होता है। ठीक है, 62 का आंसर दीजिए आप। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए RH, ऑप्शन बी केवल X, ऑप्शन सी केवल Y, ऑप्शन डी X और Y दोनों। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सा जो गुणसूत्र है बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप कहोगे मैम बच्चे का लिंग X और Y दोनों निर्धारण करते हैं। अगर डबल एक्सेस हो गया तो बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। क्या होगी, बेबी गर्ल होगी। और अगर XY हो गया तो मैम क्या होगा, बेबी जो होगा वो क्या होगा, बॉयज़ होगा। ठीक है, क्या होगा, बेबी बॉयज़ होगा। ठीक है, आप इधर बढ़ चलिए। स्टर्नम को कहते हैं, अब ये क्या है, सब बोन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ए हंसली की हड्डी होगी, ऑप्शन बी सीने की हड्डी होगी, ऑप्शन सी कंधे की हड्डी होगी, ऑप्शन डी कॉलर की हड्डी होगी। अब हम आपको सारे हड्डियों के नाम बताते चलते हैं। हंसली की हड्डी को क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। कंधे की हड्डी को हम क्या कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केपुला कहते हैं। कॉलर बोन को हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे। कॉलर बोन और हंसली की हड्डी और ब्यूटी बोन सब एक ही होता है। और कंधे की हड्डी को हम क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। बचा एक हड्डी सीने की हड्डी, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम होता कहाँ है, एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये क्या है, इस तरीके की हड्डी होती है, इससे ये क्या होती है, ऐसे पसलियाँ जुड़ी होती है। ठीक है, ये सीने में होता है, इस तरीके की ऐसी पसलियाँ जाल बनी होती हैं। इसको रिब्स केप्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिब्स केव कहते हैं, यानी क्या है, पसलियों की गुफा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच वाली हड्डी थी यही क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम का क्या कार्य होता है, पसलियों की हड्डी को जोड़े रखना इसका कार्य होता है। ठीक है, कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं मैम, रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, यानी जोड़ी क्या होती हैं 12, और संख्या में कितना होती हैं मैम, तो 24 संख्या में होती हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। आप लोग को रिब्स मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, कौन से रिब्स ट्रू होते हैं, कौन से फॉल्स होते हैं, कौन से फ्लोटिंग होते हैं, ये सारा आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में खोज करके पढ़ सकते हो। आप इधर आ जाओ, 64 का आंसर दो। रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी एडिपोज ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। आप कहोगे मैम ब्लड की परिभाषा में आता है, ब्लड एक क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। तो रक्त क्या होगा, एक संयोजी ऊतक होगा। क्या होगा एक संयोजी ऊतक होगा। 65 का आंसर दीजिए। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पैराथायराइड ग्रंथि। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो आप कहोगे मैम ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यही पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है,
पैराथायराइड भी गले में होती है, ठीक है। लेकिन जो यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन होता है मैम 1.5 यानी 1.5 kg का इसका वजन होता है। कितना होता है? 1.5 kg इसका वजन होता है। और मैम इसको क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। 66 का आप लोग आंसर दीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए। एक सेकेंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, हाँ ठीक है, यकृत ही होता है, ठीक है। इस बुक में गलत दिया हुआ है, बुक में पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं आंसर है, आंसर यकृत ही सही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या मैं सही बता रही हूँ कि आपका बुक सही बता रहा है। एक बार आप ज़रूर आंसर करिएगा, ठीक है। आप इधर आ जाओ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम है, ऑप्शन बी सेरिबेलम है, ऑप्शन सी मेडुला है, ऑप्शन डी पोन्स बेरुलाई है। आप कहो कि मैं मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक तो सेरिब्रम होता है यानी प्रमस्तिष्क होता है, एक सेरिबेलम होता है, अनुमस्तिष्क होता है, एक क्या होता है? पक्ष मस्तिष्क होता है, जिसे मेडुला कहते हैं, ठीक है, या पोन्स बेरुलाई। अब इसमें आंसर दे दो, कौन सा भाग सबसे बड़ा होगा? तो आप कहोगे मैम ब्रेन का जो सेरिब्रम होता है और प्रमस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। व्यक्ति हम अपने शरीर को बैलेंस बना करके खड़े हो सकते हैं, डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो किसकी वजह से होता है? तो सेरिबेलम की वजह से हो पाता है, ठीक है। किसकी वजह से हो पाता है? सेरिबेलम की वजह से। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, ऑप्शन ए है कैरेटीन है, ऑप्शन बी है फाइब्राइन है, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन है, ऑप्शन डी है ग्लोब्यूलिन है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कौन सा रेशम में प्रोटीन होता है? तो आप कहोगे मैम ये केरेटीन जो होगा स्किन में, हमारे बालों में, गाय के खुर में, गाय के सींग में ये पाई जाती है। एल्ब्यूमिन हो गया मैम अंडे का प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन हो गया, ये कहाँ का प्रोटीन है? आप बताइएगा। मायोग्लोब्यूलिन हो गया हमारे मांसपेशियों का प्रोटीन होता है। ये जो फाइब्राइन आप बता रही हैं मैम, यही क्या होता है? सिल्क का प्रोटीन होता है। किसका होता है? सिल्क का प्रोटीन होता है। मैम सिल्क में ये गोंद होता है, उसका क्या नाम होगा? तो सेरेसिन नामक क्या होता है? गोंद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है, ठीक है। इधर आ जाओ। 68 का क्वेश्चन पढ़ लो। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी जिन्हें पानी से प्रेम हो, जिन्हें पानी से लगाव हो, हम उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है हाइड्रोफोबिक है, ऑप्शन बी है हाइड्रोफिलिक है, ऑप्शन सी है नमी की क्षमता है, ऑप्शन डी है ऐठन है। आप जानते हो हाइड्रोफोबिया नामक एक डिजीज़ होता है। और हाइड्रोफोबिया क्या है? हाइड्रो मतलब HYDRO, हाइड्रो। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल होता है यानी पानी होता है। और फोबिया मतलब क्या होता है? आप कहोगे मैम डर लगना होता है। तो जिन्हें पानी से डर लगेगा वो हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रोफोबिया किससे होता है? आप कहोगे मैम रेबीज़ नामक जो बैक्टीरिया होता है, कुत्ते के काटने से होता है। उस समय क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगता है, तो वो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हुआ होता है। तो वही मैम हम यहाँ पे भी कोरिलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोरिलेट किए तो हमारा आंसर ए हो गया। यानी हाइड्रोफोबिक जो होगा क्या होगा? पानी के प्रति क्या होगा? आकर्षण होगा यानी प्रेम होगा, अट्रैक्ट होगा। आज जो सॉरी ये क्या हो गया? यहाँ तो डर होगा। जो हाइड्रोफोबिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, इसके प्रति क्या होगा? पानी के प्रति लगाव होगा। तो इसका आंसर 68 का आप लोग एक बार फिर से कन्फ्यूज़न दूर कर लो। हाइड्रोफिलिक जो होगा, हाइड्रोफिलिक तो जल के प्रति आकर्षण रखता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होगा जल को देख करके पहले से ही भागने लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग बता दो वस्त्रों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का। तो आप कहोगे मैम हाइड्रोफोबिक का एग्जाम्पल होगा, हाइड्रोफोबिक का एग्जाम्पल होगा जैसे कृत्रिम वस्त्र हो गए, और जो जितने भी नेचुरल फाइबर हैं वो सब क्या है? हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। 69 का आंसर क्वेश्चन है क्या है? पटोला कहाँ का वस्त्र है? बंगाल का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बनारस का, ऑप्शन सी है केरला का, ऑप्शन डी है गुजरात का। पटोला कहाँ का वस्त्र है? तो आप कहोगे मैम पटोला जो होता है वो कहाँ का वस्त्र है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बंगाल का क्या होता है? कांथा होता है। बनारसी साड़ी जरी वाली कढ़ाई बनारस की होती है। केरल का क्या होता है? मेडापोलम केरल का होता है। और गुजरात का क्या होगा? पटोला होता है। गुजरात का क्या होगा? पटोला हो जाएगा आंसर, ठीक है।
अब इधर चलो, गंधक डाई मुख्यतः इनमें से प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है शिल्क में, ऑप्शन बी है स्टोन एवं अम्लवाश में, ऑप्शन सी है वायु ऑक्सीकरण में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस है। गंधक डाई मुख्यतः किन में प्रयुक्त होती है? आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम गंधक डाई जो होती है वायु ऑक्सीकरण होती है। ठीक है, क्या है? वायु ऑक्सीकरण होती है। क्वेश्चन नंबर 71, बस्टर्ड धागे होते हैं। धागे दो प्रकार के होते हैं, उसमें से क्या है? एक बस्टर्ड है, सेकंड आप बताइएगा क्या होता है। कि उस ऑप्शन ए है स्टेपल यानी छोटे तंतुओं से बने उच्च घुमाव वाले धागे होते हैं, ऑप्शन बी है टॉप यानी लंबे तंतुओं से बने उच्च घुमाव वाले धागे होते हैं, ऑप्शन सी है स्टेपल जिसे छोटे कहते हैं, छोटे तंतु को स्टेपल कहते हैं, तंतुओं से बने कम घुमाव वाले धागे होते हैं, ऑप्शन डी है टॉप यानी लंबे तंतुओं से बने कम घुमाव वाले धागे होते हैं। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? 71 का ऑप्शन होगा, आंसर होगा। आप कहोगे मैम ऑप्शन बी है टॉप यानी लंबे तंतुओं से बने उच्च घुमाव वाले धागे को क्या कहते हैं? बस्टर्ड धागे कहते हैं। इधर आप लोग इंग्लिश वाले भी शब्द देख लो, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये ना कोई कहे कि मैम इंग्लिश वाला नहीं दिखाई। आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न हो तो इससे क्लियर कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या है? बाट्यूलिज्म सामान्यतः निम्न में से किसको ग्रहण करने से होता है? बाट्यूलिज्म क्या है? ये एक कारक है जो भोजन को दूषित करता है। ठीक है, तो किस प्रकार के भोजन को दूषित करेगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है कच्चे दूध से, ऑप्शन बी है डिब्बाबंद मांस एवं मछली से, ऑप्शन सी है आलू एवं मक्का से, ऑप्शन डी है प्रसंस्कृत बीज से। आप आंसर दीजिए, क्या होगा? आप अपना आंसर दीजिए कि इसका क्या होगा। 1 सेकंड का मुझे टाइम भी दे दीजिए, मैं अपना काम करूँ, तब तक आप लोग अपना आंसर देते चलें। आंसर क्या होगा? 72 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम 72 का हो जाएगा बी, और बी यानी आंसर क्या हो गया? डिब्बाबंदी जो मांस मछली होते हैं उनमें क्या होता है? बाट्यूलिज्म सामान्यतः क्या करते? भोजन को खराब कर देते हैं। ठीक है, बाट्यूलिज्म सामान्यतः निम्न में से किसको ग्रहण करने से होता है? ठीक, तो किसको करने से होता है? डिब्बाबंदी भोज्य पदार्थ ग्रहण करने से बाट्यूलिज्म होता है। परियोजना नेटवर्क के आधारभूत हैं, क्या है? ऑप्शन ए है विधि एवं तकनीक, ऑप्शन बी है प्रतीक एवं रेखा चित्र, ऑप्शन सी है घटना एवं क्रियाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज है। आप आंसर दीजिए अपना। 73 का क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे मैम 73 का सी होगा, घटना एवं क्रियाएं होगा। ठीक है, क्या होगा? घटना एवं क्रियाएं होगा। निम्न में से कौन सा एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार सबसे कम प्रभावशाली है? एडगर डेल ने क्या दिया था? एक शंकु इस तरीके से कोण दिया था। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है? आप यहाँ पे आंसर करके बताइए। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है चलचित्र, ऑप्शन सी है प्रदर्शन, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव। आप अपना आंसर दीजिए। 74 का क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे मैम 74 का आंसर ए यानी रेडियो हो जाएगा। ठीक है, इंडिगो एक प्रकार है, किसका प्रकार है? ऑप्शन ए है विकसित रंजकों का प्रकार है, ऑप्शन बी है सल्फर रंजकों का प्रकार है, ऑप्शन सी है बेट रंजकों का प्रकार है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इंडिगो जो डाई होता है ये क्या है? इंडिगो डाई बेट रंजक का क्या है? एक प्रकार है। ठीक है, क्या है? इंडिगो डाई बेट रंजक का एक प्रकार है। कुल आय में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए है वास्तविक आय, मौद्रिक आय एवं मानसिक आय, ऑप्शन बी है वास्तविक आय एवं मौद्रिक आय, ऑप्शन सी है वास्तविक आय एवं मानसिक आय, ऑप्शन डी है वास्तविक आय एवं मुद्रा का वह भाग जो कि आर्थिक वस्तुओं में परिवर्तित नहीं होता। आप अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्या आप लोग बड़ा ऑप्शन होने के नाते डी कर रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग पढ़े हैं तब डी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा अधिकतर होता है कि लोग बड़ा प्रश्न ऑप्शन देख करके लोग उसे ही सही मानते। मेरे अंदर भी कुछ समय तक ये भावनाएँ थी जब तैयारी कर रहे थे, तो लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता होती गई ये चीज़ें ख़त्म होता चला गया भ्रम। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर क्या होगा? ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार समय है। ठीक, किसने समय को मानवीय माना है, किसने समय को अमानवीय माना है? यहाँ पे प्रश्न यही है।
अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ऑप्शन ए है मानवीय साधन, ऑप्शन बी है अमानवीय साधन, ऑप्शन सी है तकनीकी साधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आप अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि इसका ट्रिक क्या होगा। आप कहोगे मैम इसका उत्तर होगा मानवीय साधन, यानी ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या बताया, क्रैंडल ने क्या, मुझे क्रैंडल बार बार इनका नाम आता है, चलो ठीक है, बिगाड़ने में किसी का नाम मज़ा आता है, ठीक है। ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा, इन्होंने मानवीय साधन माना है। अब आप कैसे याद करोगे, मैंने कैसे याद किया, मैंने इस तरीके से याद किया है कि ग्रास माने घास, क्या है, ग्रास माने घास, कैंडल माने लाइट जलना, ठीक है। तो घास का लाइट कौन जलाएगा, या लाइट में, लाइट के उजाले में घास कौन काटेगा, मानव काटेंगे। कब काटेंगे, समय रहते काट लेंगे। समझे बात को, नहीं समझे। आप कहोगे मैम हमारे खेत में घास निकला हुआ है बट लाइट नहीं है, ठीक है। क्या कहोगे, मैम हमारे खेत में घास निकला है लेकिन लाइट नहीं है। तो हम कहेंगे आप कैंडल जला लो। हम क्या कहेंगे, आप कैंडल जला लो, आप मानव हो, क्या हो, आप मानव हो, अपने सही समय का उपयोग करिए। क्या करिए, आप मानव हो, अपने सही समय का उपयोग करिए और कैंडल जलाकर घास काट लीजिए। समझे। अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक बनता है, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब करके जाएंगे इस ट्रिक पे। एक बार फिर से आप लोग ट्रिक को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये ट्रिक बहुत कन्फ्यूजन वाला ये प्रश्न है और आता ज़रूर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे मैम हमारे खेत में घास निकली है बट हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट को काट दिया है। तो हमने कहा आप मानव हो, आप क्या हो, मानव हो, आप क्या हो, मानव हो, और अपने सही समय का उपयोग करिए। क्या करिए, आप अपने सही समय का उपयोग करिए और सही समय का उपयोग कर लीजिए कि आप अपने घास को काट लीजिए। मैम अंधेरा है, हमने कहा भाई कैंडल जला लो, आप क्या कर लो, कैंडल जला लो और अपने सही समय से अपने घास को काट लो। क्यों, क्योंकि आप मानव हो, आपके पास बुद्धि बहुत है, ठीक है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि मैम ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा था कि समय क्या है, मानवीय साधन है, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। 78 का आंसर बता दो। जो लोग नए हों ऐसे क्लास में बने रहें, हर क्लास में रेगुलर कोई ना कोई ट्रिक आप लोगों को दिया जाता है। उन प्रश्न के लिए मैं ट्रिक देती हूँ जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। जो बच्चे रेगुलर होंगे इस बात पे क्या है, वो अपना थंब भेजेंगे कि हाँ मैम सही कह रही हैं और इनके क्लास में ट्रिक मिलता है। और ना हो तो आप केवल 7 दिन मेरे क्लास में लगे रहो, कंटिन्यू 7 दिन वीडियो को फॉलो करो। 7 दिन में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्लास कैसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, निम्न में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या नहीं है, इसको आप लोग जरूर डिफाइन करते चलिएगा। ऑप्शन ए है ज्ञान है, ऑप्शन बी है आयोजन है, ऑप्शन सी है मूल्य है, ऑप्शन डी है पारिवारिक संसाधन है। तो आप कहोगे निम्न में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा फैक्टर नहीं होगा। किसको, निर्णय प्रक्रिया को, हम किसी चीज़ को निर्णय ले रहे हैं कि हमारा मकान बनेगा, इतने समय में बनेगा, इस लोकेशन पे मकान रहेगा, ये रोड रहेगा, 2 मंजिला रहेगा कि 1 मंजिल, तो ये हम निर्णय ले रहे हैं। तो वहाँ क्या क्या प्रभावित नहीं करेगा, क्या नहीं प्रभावित करेगा, ज्ञान प्रभावित करेगा, ठीक है। हमारे अंदर बुद्धि नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग भी क्या है, प्रभावित करेगा। आप आंसर दीजिए अपना। आप कहोगे मैम प्लानिंग ही तो नहीं कुछ करेगा, प्रभावित क्या नहीं करेगा, प्लानिंग प्रभावित हमें नहीं करेगा, ठीक है। बाकी पारिवारिक संसाधन, भाई हमारे पास जितने संसाधन रहेंगे, कहते हैं ना जितने चादर हो उतने पैर फैलाओ, क्या कहते हैं, जाते नहीं तेते पैर पसारिए जेते लंबी ठौर, ठीक है। यानी उतना ही पैर फैलाओ जितने हमारे पास चद्दर हो। तो पारिवारिक संसाधन को हम ध्यान में रखेंगे कि हम 1 करोड़ का हम घर खरीद सकते हैं, कि 30 लाख का घर खरीद लेंगे, कि 15 लाख का ले लेंगे। तो हम अपने संसाधन को देखते हुए करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 79 का आंसर क्या है, यह द्वितीयक रंग नहीं है। सेकेंडरी कलर कौन से नहीं है। ऑप्शन ए नारंगी है, ऑप्शन बी ग्रीन है, ऑप्शन सी ब्लू है, ऑप्शन डी इंडिगो है यानी पर्पल है। आप आंसर दीजिए क्या होगा। 79 का आंसर आप कहोगे मैम जो ब्लू कलर है ये सेकेंडरी कलर नहीं है। तो ब्लू है कौन सा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। 80 पे आ जाओ। मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है। मैस्लो के पदानुक्रम, मैस्लो के हायरार्की में क्या चीज़ सबसे उच्चतम स्तर पे रखा गया है। आप अपना आंसर देंगे शारीरिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है
आत्म प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी है आत्मसम्मान। किसको हायरार्की में सबसे ऊपर रखा गया है? तो आप कहोगे मैम आत्म प्रत्यक्षीकरण को सबसे ऊपर रखा गया है। प्रसार कार्यक्रम नियोजन में प्रथम चरण क्या होता है? तो प्रथम चरण ये मैं आप लोग को 10 मिनट के वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराने वाली हूँ, ठीक है। 2 वीडियो लाऊंगी, बहुत ही विस्तार से मेरे बुक में दिया गया है। उनका बुक है किनका? मंजू पाटनी और पता नहीं कौन एक आते हैं, हरपलानी जी का, डॉक्टर हरपलानी, उनकी बुक में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। मैं उनकी बुक से आपको पढ़ाऊंगी और आप देखिएगा कितने अच्छे से समझाया गया है। फिलहाल आप यहाँ अपना आंसर दीजिए। उद्देश्यों का निर्धारण, 2 क्लास 10:40 पे और 5 बजे 2 क्लास आता है। इस क्लास को आप लोग मिस ना करो, कंटिन्यू बने रहो। जहाँ जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो गारंटी है कि आपको एक सीट सुनिश्चित करा के ही हम छोड़ेंगे, ठीक है। आप आ जाओ वापस। आप कहोगे मैम प्रसार कार्यक्रम नियोजन में प्रथम चरण है, कौन सा चरण है? उद्देश्यों का निर्धारण होगा, स्थिति का विश्लेषण होगा, कार्य योजना का विकास होगा या कार्यान्वयन होगा। ये क्रम से लगाने के लिए देता है, लेकिन इसमें प्रथम चरण पूछ रहा है तो आप प्रथम चरण दे दो। आप कहोगे मैम पहले हम स्थिति का अपने विश्लेषण करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? पहले स्थिति का विश्लेषण करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में भी इधर देख लें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ देखते चलो, ये ना कहना कोई कि हमें नहीं दिखाई। जिसको दिक्कत हो रहा हो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाइए आप लोग, थोड़ी देर की और क्लास है। करघे का पार्ट मैं पूरा करा चुकी हूँ 10 मिनट में, जो ना देखा हो जा करके देख लो। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शेडिंग कहेंगे, ऑप्शन बी पिकिंग कहेंगे, ऑप्शन सी बुनना कहेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कहेंगे। आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम करघे में ये जो शटल है, शटल किस आकार का होता है? तो नाव के आकार का शटल होता है। किस आकार का होता है? नाव के आकार का शटल होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? हार्नेस होगा, शटल होगा, और कौन कौन से भाग होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? आप कहोगे मैम इसको हम शेडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? शेडिंग कहेंगे। रीड क्या होता है? कंघी क्या होता है? आप लोग चाहे तो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 83 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? निम्न में से कौन सा वायु द्वारा संवाहित नहीं होता? मतलब कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं होता है? 10 मिनट की सीरीज़ में कंटिन्यू डिजीज़ चल रहा है, आप लोग वहाँ से जाकर के वहाँ जो पढ़ा होगा ये आंसर दे लेगा। वायु द्वारा कौन सा नहीं रोग फैलता है? आपको इसका आंसर देना है। छोटी माता है, जुकाम और खांसी है, टाइफाइड है यानी मोती झरा है, वायरल बुखार है। आप बता सकते हैं कि वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलेगा। आप कहोगे मैम इसका आंसर तो हम लोग पढ़े हैं। जो बच्चे पढ़े होंगे उसका आंसर बता देंगे, और जो पढ़ा होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसको टाइफाइड या मोती झरा क्यों कहते हैं, मोती झरा क्यों कहते हैं, टाइफाइड क्यों कहते हैं। सारे नाम का रीजन दिया हुआ है। जो ना पढ़े हों 10 मिनट के सीरीज़ में जा करके पढ़ करके अपना सुनिश्चित कर लें कि हम क्यों इसे इन नामों से जानते हैं। बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं 10 मिनट की टेस्ट सीरीज़ में। जिनको आप लोग कह रहे हो कि नहीं वीडियो मिल रहा है, 10 मिनट टेस्ट सीरीज करके प्लेलिस्ट बनाई हूँ, उसमें 16-17 वीडियो हो चुका है, जा करके देख लो। 10 मिनट 5 मिनट कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। कोई 10 मिनट की वीडियो है, कोई 8 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है, लेकिन इससे बड़ी नहीं है। 2x पे करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 5, 6, 4 मिनट का समय निकालना आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होती है, ठीक है। आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहें। 84 का आंसर करें। ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं मेहनत इतना क्यों करूं भाई? मैं डबल मेहनत करती हूं। मैं स्कूल में भी अपने पढ़ा के आती हूं 7 घंटा 8 घंटा, फिर मैं यहाँ भी पढ़ा रही हूं, तो उसका आप लोग कम से कम फ़ायदा तो उठाओ। संचार के माध्यम का चयन आधारित होता है। ऑप्शन ए है संचार के उद्देश्य पर, ऑप्शन बी है संदेश की प्रकृति पर, ऑप्शन सी है नवाचार पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाले बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? जैसे संदेश भेजा, मैंने आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड किया और भेज दिया, ठीक है। तो भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में क्या हुआ? मैंने भेजा, आपको मिल गया। कैसे मिल गया? क्या मैंने फेंका, आपने कैच कर लिया, बॉल है? आप कहोगे नहीं मैम बॉल तो नहीं है, कोई माध्यम तो रहा होगा ना, कोई चैनल होगा।
होगा कि नहीं होगा? कुछ तो रहा होगा। तो आप कहोगे जी मैम, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से आपने भेजा, हमने पा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? माध्यम होगा। ऑप्शन बी है संदेश भेजने वाला होगा। ऑप्शन सी है संदेश पाने वाला होगा। ऑप्शन डी है प्रतिपुष्टि होगी। अब आप आंसर दे दो, हम तो समझा ही दिए हैं। आप कहोगे मैम इसमें जो होगा माध्यम होगा। ठीक है, क्या होगा? माध्यम होगा। माध्यम क्या है? इंटरनेट है, मोबाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाओ। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत राहत का काम करती है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और यूनिसेफ। आप बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे मैम WHO क्या है? हेल्थ के लिए गाइड करता है। यूनिसेफ क्या है? बच्चों की देखभाल करता है उस जगह पे जहाँ पे इमरजेंसी हो, कहीं लड़ाई हुआ हो, और क्या हुआ, कहीं बाढ़ आई हो, कहीं आपदा आया हो, ऐसे जगह पे। लेकिन यह आपदा में तुरंत राहत की बात कर रहा है, वो भी प्राकृतिक आपदा। तो ये जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ही क्या होगी? यहाँ पे वर्क करती है, यानी 86 का सी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956। ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर 1958। आप अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 87 का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952। क्या होगा? 2 अक्टूबर 1952 इसका आंसर हो जाएगा। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या प्रश्न है? आप कहोगे मैम परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, क्या है? ऑप्शन ए है वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी है ICDS प्रोग्राम, ऑप्शन डी है स्कूल मील प्रोग्राम। आप बता दीजिए क्या है? परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी जो है वो कौन सी है जो ये कार्यक्रम चला रही है? तो आप कहोगे मैम ICDS प्रोग्राम जो है, ICDS है। ICDS का मैम फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। स्थापना आप लोग बताएंगे कब स्थापना हुआ था, सन आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या है? प्रश्न क्या है? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, क्या है? ऑप्शन ए देखकर सीखना, ऑप्शन बी करके सीखना, ऑप्शन सी पढ़कर सीखना, ऑप्शन डी सुनकर सीखना। आप बता दो। लर्निंग बाय सीइंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय रीडिंग है, लर्निंग बाय हियरिंग है। तो जहाँ आप इंग्लिश का वर्ड देखे होंगे कि लर्निंग बाय डूइंग है, वहाँ आप तुरंत आंसर दे लिए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम करके सीखना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर दीजिए। 10 क्वेश्चन और हम लोग के पास है। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो नॉन फॉर्मल है उसका कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी व्यवहारपरक, ऑप्शन सी लोचदार, ऑप्शन डी आधारभूत। अब दो आंसर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, एक लोचदार हो सकता है और दूसरा व्यवहारपरक हो सकता है, और ये कोई आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो आप कहोगे मैम यही दोनों हम लोग को कन्फ्यूजन में डालेंगे, लेकिन आप कन्फ्यूजन में नहीं, आप हमेशा कन्फ्यूजन दूर रहोगे कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? लोचदार होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, हम उसमें कोई भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज़ें क्या है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है? पहले तो संस्था के बाहर की शिक्षा होती है। ठीक है, और कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, यानी लोचदार होती है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ोगे तब ये चीज़ें आप निश्चित कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, क्या है? निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित अवधि तक दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? गैर औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन बी है औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये पूछना चाह रहा है निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित अवधि ये कहाँ होती है? हम लोग स्कूलों में पढ़े हैं, हम लोग कॉलेजों में पढ़े हैं कि एक हम लोग का कोर्स होता है जिसे एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से लेकर के और कितने तक 1 अप्रैल से लेकर के और 1 अप्रैल से लेकर के कितने
मार्च तक होता है, 31 मार्च तक क्या होता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करके एग्जाम करवा के रिपोर्ट कार्ड 1 अप्रैल को देना होता है। तो एक निश्चित पाठ्यक्रम हो गया, एक निश्चित अवधि हो गया। तो आप कहोगे मैम अनौपचारिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, अनौपचारिक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हम कहेंगे क्या होगा, आप कहोगे औपचारिक एजुकेशन होगा, यानी फॉर्मल होगा, ठीक है, इनफॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन होगा, ठीक है। इधर आप लोग इंग्लिश देख लो, इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश देख लें, ठीक है। जूम करने की बात होती है ना, नहीं तो मैं भी इंग्लिश और ये दोनों दिखाकर आप लोगों को पढ़ाती, लेकिन मैं सोचती हूँ क्वेश्चन अच्छे से दिखे। मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं, मोबाइल से ही पढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्या है, नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं, ग्रामीण छात्रों के लिए, ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए, नगरीय छात्रों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। अब आप बता दो किन छात्रों के लिए खोला गया है नवोदय विद्यालय। तो आप कहोगे मैम नवोदय विद्यालय उनके लिए है, ग्रामीण तो बच्चे हों लेकिन प्रबुद्ध यानी टैलेंटेड बच्चे हों, क्या हूँ, टैलेंटेड बच्चे हों लेकिन हों ग्रामीण के ही, ठीक है। ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों की विकल्प क्या हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है रुचि जागृत करना, ऑप्शन बी है जानकारी पैदा करना, ऑप्शन सी है प्रेरित करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कल आप लोगों को मैं बताई थी ABC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, अट्रैक्टिव ब्रीफ एंड क्लियर। किस में होता है, तो पोस्टर में होता है, यानी अट्रैक्टिव यानी आकर्षित करे, ब्रीफ यानी बड़ा बड़ा बोल्ड हो, और क्लियर यानी क्या हो, क्लियर दिखे, साफ दिखे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप कहोगे मैम यहाँ तो नन ऑफ दीज, अरे यहाँ तो उपरोक्त ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, यानी सब होना चाहिए। हम कहेंगे जी बिल्कुल सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, क्या है, एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों से ही आरंभ करता है। ऑप्शन ए है प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन सी है व्याख्यात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी है घटनोत्तर अनुसंधान। आप आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो आप कहोगे मैम घटनोत्तर अनुसंधान जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, जानकारी एकत्र करने के तरीकों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है साधन, ऑप्शन बी है पद्धति, ऑप्शन सी है तकनीक, ऑप्शन डी है अवलोकन। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर दीजिए, आंसर क्या होगा, 95 का आंसर होगा, आप कहोगे मैम साधन होगा। जानकारी एकत्रित करने के तरीके को हम साधन कहेंगे, यानी किस किस माध्यम से हमने जानकारी इकट्ठा किया, हमने बुक से जानकारी इकट्ठा किया, हमने थोड़ा यूट्यूब से जानकारी इकट्ठा कर लिया, इस तरीके से क्या हो गए, साधन हो गया, ठीक है। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। ऑप्शन ए है शोध प्रक्रिया का, ऑप्शन बी है शोध समस्या का, ऑप्शन सी है आंकड़े एकत्र करने का, ऑप्शन डी है आंकड़ों के संपादन का। आप आंसर दीजिए क्या होगा, 96 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आप कहोगे मैम 96 का आंसर ए हो जाएगा, यानी शोध प्रक्रिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 आ जाइए, सॉरी क्वेश्चन कट रहा है। किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होने वाले स्कोर को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है चर कहा जाएगा, ऑप्शन बी है परिवर्तनशीलता कहा जाएगा, ऑप्शन सी है वैधता कहा जाएगा, ऑप्शन डी है विचरण कहा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। आप कहोगे मैम 97 का आंसर ए होगा, यानी चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चर कहा जाएगा। ट्राइसेम का अर्थ है, क्या है, ट्राइसेम का अर्थ है, यानी ट्राइसेम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ट्राइसेम कैसे लिखा जाएगा, यहाँ इंग्लिश में दिया होगा, आप लोग ये देख लोगे तुरंत, इस पर आप लोग तुरंत बता ले जाएंगे। ट्राइसेम का मतलब क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, रूरल होगा, यूथ होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते आओ, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ठीक है, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक, क्या होगा, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा, शायद इसका यही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मैम शायद नहीं, आप सच में बताती हैं लेकिन झूठे शायद लगा देती हैं, ठीक है। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइसेम स्टैंड्स फॉर, यानी इसका मतलब पूछने का यही है कि ट्राइसेम का अर्थ नहीं पूछ रहा है, ट्राइसेम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा,
ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए मैं कहती हूँ इंग्लिश और हिंदी वाले क्वेश्चन को एक बार ज़रूर ऊपर नीचे घुमा लिया करिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो कुछ कुछ शब्द होते हैं जो इंग्लिश के हम लोग के लिए ईजी होते हैं और कुछ कुछ होता है जो कठिन होता है। तो जब हम लोग के पास दोनों विकल्प, दोनों सुविधा मिल रखा है, तो हम लोग को उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 99। एक वयस्क में कुल दैनिक ऊर्जा व्यय के अवयव हैं, क्या है? ऑप्शन ए है आधारी उपापचयी, ऑप्शन बी है थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन सी है शारीरिक गतिविधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए। 99 का क्या होगा? आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में आप लोग अपना ज़रूर स्कोर कमेंट करके जाया करो कि मैम 50 क्वेश्चन में से मेरा कितना सही हो रहा है। कम से कम मैं भी तो जानूँ कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप लोग ऐसे निकल जाते हो, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट तक नहीं करता है। अरे कुछ तो कमेंट कर दिया करें। 2-3-4 लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी तो पढ़कर ऐसे निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डैश 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 द्वारा दिया गया, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सीधे सीधे यही पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए जीन पियाजे हैं, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन है, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड है, ऑप्शन डी अन्ना फ्रायड है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा? मैं आंसर बता रही हूँ। आप कहोगे मैम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। जिन पियाजे क्या दिए और एरिक एरिक्सन क्या दिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड क्लास को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे क्लास में बने रहें, ठीक है। और 10 मिनट का जो सीरीज आ रहा है 5 बजे, उसको देखना ना भूलें। 10 मिनट का सीरीज ज़रूर देखें, इससे आप लोग का बेनिफिट ही होगा, कहीं नुकसान नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।